जब किसी ऊंचाई से गिरने के बाद एक लाश मिलती है तो फोरेंसिक जांचकर्ताओं के सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये एक दुखद हादसा था, या फिर किसी ने जानबूझकर अपनी जान दे दी, या फिर ये एक सोची समझी हत्या थी? तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं और एक इन्वेस्टिगेटर की तरह क्राइम सीन से लेकर लैब और फिर कोर्टरूम तक इस जांच के हर कदम को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक रियल लाइफ केस से, जिसने नोएडा में एक परिवार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अब यहाँ पर मामले के बीच में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ मरने वाले का परिवार है जो सीधे सीधे हत्या का इल्जाम लगा रहा है, और दूसरी तरफ उसके दोस्त हैं जिनकी कहानी कुछ और ही है। तो चलिए इस केस की जो उलझी हुई कड़ियां हैं उन पर एक नजर डालते हैं। 20 साल का मनीष दोस्तों के साथ पार्टी करता है और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। दोस्त कहते हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन परिवार का आरोप है कि यह हत्या है, उसे धक्का दिया गया और पैसे भी गायब हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है कि मौत से पहले भी उसे चोटें लगी थीं, जिससे यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। जब पुलिस के सामने ऐसा कोई केस आता है तो वो अंदाजे से काम नहीं करती। एक बहुत ही सख्त कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे फॉलो करना जरूरी होता है। कानून के हिसाब से, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 174 कहते हैं, पुलिस को एक तयशुदा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उन्हें फौरन एक मजिस्ट्रेट को इत्तला देनी होती है, क्राइम सीन पर जाना होता है, लोकल गवाहों के सामने जांच करनी होती है और मौत की वजह पर एक डिटेल रिपोर्ट बनानी होती है। ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद है। लेकिन खास करके जब मामला ऊंचाई से गिरने का हो तो ये स्टैंडर्ड रूल बुक भी कई बार जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर देती है। और यही असली चैलेंज है। देखिए, ऑटोप्सी ये तो बता देगी कि मौत कैसे हुई, जैसे कि सिर पर गहरी चोट लगने से, लेकिन ऑटोप्सी अक्सर ये नहीं बता पाती कि वो इंसान गिरा क्यों, मौत का तरीका क्या था, एक्सीडेंट, सुइसाइड या मर्डर। ये एक राज ही बना रहता है। तो जब ट्रेडिशनल मेथड्स काम नहीं आते, तब साइंस एक नया रास्ता दिखाती है, और यही एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की, जिसे कहते हैं बायोमैकेनिकल मॉडलिंग। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इंसान के आखिरी लम्हों को डिजिटली रिक्रिएट करना। इन्वेस्टिगेटर्स फिजिक्स के नियमों और पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके गिरने का एक वर्चुअल सिमुलेशन बनाते हैं। इससे उन्हें ये देखने में मदद मिलती है कि अलग-अलग सिनारियोज में शरीर पर किस तरह की फोर्सेस काम करती हैं। अब ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर तरह के गिरने के पीछे की फिजिक्स बिल्कुल अलग होती है। एक एक्सीडेंट में इंसान अक्सर धीरे गिरता है, शायद लड़खड़ाकर। सुइसाइड में छलांग लगाने में ज़्यादा तेज़ी होती है, और हत्या के लिए दिए गए धक्के में सबसे ज़्यादा फोर्स और वेलोसिटी होती है, जिससे शरीर लगभग एक सीधी लाइन में नीचे जाता है। और ये डेटा देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि इन फर्क को नापा जा सकता है। एक फोरेंसिक स्टडी ने जमीन से टकराते वक्त सिर पर लगने वाले जी फोर्स को मापा। एक एक्सीडेंट में ये करीब 82 जीज था, सुइसाइड में ये बढ़कर 94 जीज हो गया, और हत्या के लिए दिए गए धक्के में ये 110 जीज तक पहुंच गया। मतलब हर सिनारियो अपना एक अलग मेजरेबल फिजिकल सिग्नेचर छोड़ता है। ठीक है, तो हमने थियरी समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में कैसे काम करती है। इन्वेस्टिगेटर्स इस तकनीक का इस्तेमाल असली मामलों को सुलझाने के लिए कैसे करते हैं? प्रोसेस सिंपल है लेकिन कमाल का। इन्वेस्टिगेटर्स तीनों सिनेरियोज के लिए सिमुलेशन चलाते हैं, एक्सीडेंट, सुइसाइड और पुश। फिर हर सिमुलेशन से जो अनुमानित चोटें निकलती हैं उनकी तुलना एक्चुअल ऑटोप्सी रिपोर्ट से करते हैं। जो सिनेरियो सबसे ज्यादा मैच करता है वही सबसे ज्यादा प्रोबेबल सच होता है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। एक केस स्टडी में कंप्यूटर मॉडल के नतीजे और असली ऑटोप्सी रिपोर्ट के बीच 89% की, जी हां 89% की सहमति पाई गई। ये एक बहुत ही पावरफुल लेवल की साइंटिफिक सर्टेनिटी है, खासतौर पर उन मामलों में जहां सबूत मिलना मुश्किल हो। अब पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। उनके पास अब कहानियों को टेस्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव टूल है। वापस नोएडा केस पर चलें तो अगर दोस्त कहते हैं कि ये एक हादसा था, तो सिमुलेशन ये बता सकता है कि क्या फिजिक्स उनकी कहानी को सपोर्ट करती है, या फिर चोटें किसी जोरदार धक्के की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये एडवांस टेक्निक अब लीगल सिस्टम में भी अपनी जगह बना रही है, जहां नए कानून साइंटिफिक एविडेंस को पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और देखिए, यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं।
2024 में जो भारत के नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं वो अब एक साइंटिफिक अप्रोच को जरूरी बनाते हैं। गंभीर अपराधों के लिए अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का क्राइम सीन पर जाना अनिवार्य है और सबूत इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। ये कानून इन पावरफुल नई तकनीकों को सीधे जस्टिस सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब इंसानी यादें और गवाहियां धुंधली पड़ जाती हैं, तब फिजिक्स के अटल नियम सच को सामने ला सकते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, न्याय की खोज में क्या फिजिक्स ही सबसे विश्वसनीय गवाह बन सकती है?